हाँ, तो ये प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। परीक्षण कीजिए। व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड क्वेसी फेडरल? एग्जामिन। प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति क्या है, और ये कई बार ये मतलब कि इसको आरोप के तौर पर लिया जाता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। हम कहते हैं कि हम संघ है, परिसंघ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भारतीय संविधान पे ये आरोप, इसको आरोप के तौर पे लेते हैं हम लोग कि अर्धसंघीय, ऐसा कहा जाता है कि अर्धसंघीय है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय है तो संविधान की अर्धसंघीय जो संरचना है, प्रकृति है, वो क्यों कही जाती है? ठीक है, पहला जो हमारा पैराग्राफ होगा वो इसी विषय पे होगा कि भारतीय संविधान की ये जो प्रकृति है अर्धसंघीय, क्वेसी फेडरल वाली, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? वो क्या चीज है जो अर्धसंघीय प्रकृति को एक तरीके से बताती है कि अर्धसंघ का अर्थ क्या है? तो इस अर्धसंघ के अर्थ को भारतीय संविधान के साथ जोड़ के पहला पैराग्राफ हमारा जाएगा कि भारत का संविधान ये है, थोड़ा सा एक दो लाइन, और अर्धसंघीय प्रकृति क्या होती है इस चीज को पहले ही पैराग्राफ में हमें बताना होगा। तो पहला पैराग्राफ हमें जो लिखना है, पैराग्राफ फर्स्ट जब हम आंसर करेंगे तब जो पैरा फर्स्ट होगा, ठीक, तो ये पैरा फर्स्ट होगा कि अर्धसंघीय प्रकृति क्या है। नहीं, भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति, थोड़ा सा उसको 4-5 लाइन में बताना है। भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ बताना है कि व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्वेसी फेडरल नेचर। इसको सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे। और क्या है भारतीय संविधान की अर्धसंघीय? तो अर्धसंघीय प्रकृति का अर्थ ये होता है कि कुछ स्थितियों में, सामान्य स्थितियों में, यूं अगर कहें तो हम सामान्य स्थितियों में हम सहकारी संघ है, लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत है तब हम एकात्मक हो जाते हैं। अच्छा, संविधान में ठीक मात्रा में सहकारी संघवाद को भी अनुच्छेदों के माध्यम से बताया गया है, या चीजें जो भी उसमें सहकारी संघवाद वाली हैं वो बताया गया है। एकात्मकता कहाँ कहाँ है ये भी आपने पढ़ा है। तो इन सब चीजों को तो अभी बाद में हम आएंगे, लेकिन इस चीज को पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, कॉमा, जो देश की राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की नींव रखता है, पूर्ण विराम। इसकी प्रकृति को अर्धसंघीय कहा जाता है क्योंकि यह न तो पूरी तरह संघीय है और न ही पूरी तरह एकात्मक, पूर्ण विराम। सामान्य परिस्थितियों में यह सहकारिता का अनुसरण करती है, लेकिन इसमें एकात्मकता के गुण भी ठीक मात्रा में विद्यमान है। यह हमारा हिंदी के लिए पैराग्राफ फर्स्ट होगा। इंग्लिश के लिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया which lays the foundation of the country's political, social and legal system. Full stop. Its nature is considered quasi-federal because it is neither fully federal nor fully unitary. Full stop. Under normal circumstances, it follows cooperation
but it also has unitary qualities in a fair amount। ये पहला पैराग्राफ हमारा हो जाएगा। इतनी चीज भारतीय संविधान से इस अर्धसंघ को जोड़ के बताना है, क्योंकि भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति पूछी जा रही है। तो पहला पैराग्राफ हमारा यहाँ हो गया। उसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ पे आराम से यहाँ से दूसरे पैराग्राफ पे हम उतरेंगे। यहाँ तक आपने लिखा और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आप शुरू करेंगे। तो पैराग्राफ 2, अब देखिए यहाँ पे ये अर्धसंघीय प्रकृति बताई तो हमने, ठीक है, लेकिन ये अर्धसंघ कहा किसने है? ये मुद्दा ही कहाँ से खड़ा हुआ है कि अर्धसंघ है। हम इसको, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इसको एक आरोप की तरह लेते हैं कि हमारे पे आरोप, हमारे संविधान पे है कि एक अर्धसंघ है नहीं, ऐसा हम कह नहीं कि है या माना गया है, नहीं, ये आरोप है एक तरीके से। ठीक है, आरोप भी है। तो ये एक विद्वान है, केसी वियर नाम है उनका, केसी वियर। उन्होंने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघीय है। ये बात उन्होंने कही है। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग जो चीज लिखेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, केसी वियर ने तो ठीक है ये कहा ही है, लेकिन साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक मामले में सतपाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, सतपाल वर्सेज पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, 1969 के मामले में ये बात कही थी कि भारत में जो भारत का संविधान है वो संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय अधिक है। तो पहले तो केसी वियर ने कहा, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है। तो इन दोनों चीजों को इस सेकंड पैराग्राफ में हमें कोट करना होगा। या जब हम कर देंगे तो हमने ऊपर जो बात कही थी उसकी पुष्टि हम कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में कि अर्धसंघात्मक जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान है, तो उसको किसने कहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, और जाने माने विद्वान है केसी वियर, आइवर जेनिंग, ये लोग विदेशी लोग हैं लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में ठीक तरीके से लिखा है। तो आइवर जेनिंग केसी वियर की बात हम लिखेंगे और सर्वोच्च न्यायालय की बात लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ क्या करना है? केसी वियर एंड सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों की बातों को यहाँ पे कोट करना है। क्या लिखना है? सेकेंड पहला पैराग्राफ मैंने बता दिया है। अब सेकेंड पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज करके और लिखेंगे कि ध्यान योग्य है कि भारतीय संविधान की प्रकृति को अर्धसंघीय स्वरूप का बताने वालों में केसी वियर नामक विद्वान का नाम सर्व प्रमुख है, पूर्ण विराम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 1969 के सतपाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य के मामले में यह कहा था कि और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू, भारत का संविधान संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय अधिक है, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये दोनों लोगों की बात यहाँ ये जरूर आना चाहिए। अर्धसंघ की बात जब भी आप करें, ये दो चीज तो एकदम कोट करें ही करें। केसी वियर ने कहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को फिर आगे बताया था सतपाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में। तो इन दोनों की बातों को यहाँ कोट करना ही होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले, इट इज noteworthy that among those who have described the nature of the Indian Constitution as quasi-federal, the name of a scholar named K.C. Weir is the most prominent. Full stop. The Supreme Court of India also said in the case of Satpal versus the state of Punjab and others in the year 1969 that the Constitution of India is more quasi-federal than federal or unitary. सेकेंड पैराग्राफ हो गया। अब आप अगले पैराग्राफ पे आइएगा। दो पैराग्राफ आपने लिख लिए। पैराग्राफ 3, अब देखिए, आपने जो बात कहनी थी अर्धसंघ के बारे में आप कह चुके हैं, प्रॉपर वे में कह चुके हैं और ठीक ठाक शब्दों में कह चुके हैं। लेकिन अब हमें
उन चीजों पे आना है कि भारत के संविधान में जो सहकारी संघवाद और एकात्मक संघवाद दोनों को बताती है, तो ये दोनों ही चीजें हमें बतानी होगी, सहकारी संघवाद और एकात्मक संघवाद। ठीक है, तो ये दोनों बताने के लिए हमें अब एक पैराग्राफ तो जोड़ना पड़ेगा, हम डायरेक्ट तो आ नहीं सकते। तो पैराग्राफ जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे थोड़ा सा 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ जोड़ेंगे। ऊपर हमने केसीवियर लिखा, सर्वोच्च न्यायालय लिखा, अब नीचे पैराग्राफ पे फटाक से आना नहीं है ना। थोड़ा सा कोई बात कहने की कोई तमीज होती है ना। एक बार पता नहीं कहा यूट्यूब वगैरह पे हम देख रहे थे, तो विकास देवकीर्ति सर ही बता रहे थे, बहुत पहले हम देख रहे थे, तो बता रहे थे कि किसी लड़की को प्रपोज करना है तो आप जाके धड़ाक से बोलिए कि मुझसे शादी करोगी, तो बोलेगी कि चप्पल के पीछे वाले सैंडल से मारेंगे तुमको। तो कोई बात कहने की एक तरीका होता है, तो वो बता रहे थे कि हम ये बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि हम मसूरी की वादियां साथ में देखें। कहने का तरीका वो बता रहे थे। या फिर अब ये जाके बोल दीजिए कि मैं चाहता हूं कि आपका श्राद्ध मेरे बच्चों के हाथ से हो। ये कौन सा तरीका है बताने का भाई? ये प्रपोज करने का कोई तो तरीका है नहीं। तो बात कहने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। तो अब आप बात कहने ही वाले हैं, अब जबरदस्ती लाठी लेके बात सुनो मेरा तो मार देंगे एकदम फटाक से, वो वाला सिस्टम तो है नहीं। बात कहने के लिए थोड़ा सा इल्म चाहिए होता है, तो इल्म के लिए पैराग्राफ 3 है। यहाँ पे 2-3 लाइन ही, हम बहुत कुछ कर नहीं रहे, हम बकवास ही करेंगे पैराग्राफ 3 में, लेकिन वो बकवास भी कायदे का होना चाहिए। तो पैराग्राफ 3 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा वक्तव्य दिए जाने के पीछे संविधान में उल्लेखित वे प्रावधान है जो कुछ मात्रा में सहकारिता तो कुछ मात्रा में एकात्मकता का समर्थन करते हैं, पूर्ण विराम। इन प्रावधानों को निम्नवत समझा जा सकता है। इतना पैराग्राफ 3 में जाएगा। इंग्लिश में, द रीजन बिहाइंड सच अ स्टेटमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट is the provisions mentioned in the constitution which support some amount of cooperation and some amount of unity, full stop. These provisions can be understood as follows। ठीक, उसके बाद डैश देना है और डैश दे के, और उसके बाद तब यहाँ जब आपने ये बता दिया एज फॉलोज है ना, निम्नवत है, तो उसके बाद इधर लिखिए सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान और एकात्मकता से जुड़े प्रावधान। ठीक, और लिख के यहाँ दोनों लिख दिया। सहकारी संघवाद क्या, कौन कौन से प्रावधान है? ठीक, और इधर लिख दिया एकात्मकता से जुड़े प्रावधान। जब ये दोनों लिख के और बीच में एक लाइन हम खींच देंगे, और लाइन खींच के और दोनों को साथ साथ बताते चलेंगे, इधर और इधर, पॉइंट वाइज। क्या क्या वो प्रावधान है जो सहकारी संघवाद से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, आपको पढ़ाए गए हैं ना। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य है। The consent of half of the state legislatures is mandatory for important constitutional amendments। दूसरा, राज्य पुनर्गठन विधेयक पर संबंधित राज्यों का मत जानना जरूरी है। It is necessary to take opinion of the concerned states on the state reorganization bill। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की समान भागीदारी होती है। States have equal participation in the election of the president। चौथा, अनुच्छेद 245 से 248 तक संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है तथा इन दोनों के बीच समवर्ती सूची का प्रावधान है। आर्टिकल्स 245 to 248
deal with the division of powers between the union and the states and provided for a concurrent list and provide for a concurrent list between the two. उसके बाद पांचवा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन कर सकते हैं तथा केंद्र अपनी ओर से ऐसा कानून नहीं बना सकता. Under Article 252, 2 or more states can request to make a law on the state list and the center cannot make such a law on its own. मैंने 5 ही बताया है, लिखा सब है, ठीक है ना. यहाँ एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल बता दिया. अब इसमें 10-12 जो भी है सब लिख डालिए, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो शब्द सीमा पूरी नहीं होगी. आपका कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा, अच्छी बात है. तो ये पूरा का पूरा इधर लिख देना है ना. अब एकात्मकता में जब बात करेंगे तो यहाँ 4-5 और बता देता हूँ. यहाँ और भी बहुत सारे लिखे जा सकते हैं. तो पूरे देश के लिए एक संविधान की व्यवस्था है. उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान है. संविधान संशोधन बिल की शुरुआत संसद से ही होती है. कुछ अपवादों को छोड़कर निवारक नजरबंदी कानून केवल संसद ही बना सकती है. राष्ट्रपति की पदच्युति केवल संसद द्वारा ही होती है. समवर्ती सूची पर केंद्र अंतिम और निर्णायक है. और भी बहुत कुछ. इधर इंग्लिश वाले, देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री. देयर इज अ प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल starts from the parliament. Preventive detention laws can only be made by the parliament with some exceptions वगैरह वगैरह. इधर ये पूरा का पूरा एकात्मकता वाले में और 10-12 जो भी आपको लिखवाया गया है वो सब यहाँ लिख दीजिए. वैसे ये जो आंसर शीट है वो मैं बना चुका हूँ इसको. आपको वैसे भी आंसर तो मिल ही जाना है ना. लेकिन आप कोशिश करके लाएंगे. हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सबके लिए मैंने आंसर बना दिया है पहले ही. तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो. और जो यूट्यूब पे देखने वाले हमारे दर्शक हैं वो चाहे तो पीडीएफ मंगा सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उससे आप डायरेक्ट पीडीएफ की मांग कर सकते हैं. हो गया. इतना होने के बाद अब बारी आती है निष्कर्ष की, है ना. निष्कर्ष बहुत छोटा सा, इसमें बहुत लंबा चौड़ा निष्कर्ष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी स्पष्ट करना था आप पहले ही कर चुके और ठीक मात्रा में कर चुके, है ना. तो अब लास्ट में पैराग्राफ 4 में जब आइएगा तो उसमें अब निष्कर्ष की बारी आएगी. ऊपर लिखता हूं पैराग्राफ 4. यहाँ पे कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष नहीं कहेंगे, इसको सारांश कहेंगे. सारांश. निष्कर्ष की यहाँ जरूरत क्या है. तो यहाँ क्या हम लिखेंगे लास्ट में. तो देखिए भारतीय संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है ये प्रेरित है. पूर्णतः उठा के हमने नहीं कॉपी पेस्ट नहीं किया, जेरोक्स नहीं कर लिया हमने. प्रेरित है. कनाडा से भी है और अमेरिका से भी. ऐसा नहीं कि अमेरिका ने छोड़ दिया है, थोड़ी बहुत कुछ चीजें अमेरिका से भी है, लेकिन ज्यादा प्रेरित है कनाडा से. तो हमने लिया जरूर है लेकिन हमने छापा नहीं है ना, कॉपी पेस्ट नहीं किया है. यानी भारत का जो ये संघीय ढांचा है वो अपने प्रकार का एक बिल्कुल अनोखा प्रकार का है. कुछ अजीब ही बन गया है और बहुत अच्छा बन गया है ना. कभी कभी खाना बनाने आदमी जाता है, बनाता है कुछ है, बन कुछ जाता है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है. मेरे साथ तो कई बार ये हुआ है. कई बार गाली भी सुनना पड़ता है घर में, तो वो अलग बात है. लेकिन हमने बनाया जो है वो कुछ अच्छा ही बन गया. तो जब अच्छा बन गया तो क्या लिखेंगे इस सारांश में. तो इस पैराग्राफ चेंज करके इस प्रकार भारतीय संघ में दोनों ही प्रकार के तत्व विद्यमान है, पूर्ण विराम. भारतीय संघ जितना संघात्मक है उतना एकात्मक भी है, पूर्ण विराम. भारतीय संघीय व्यवस्था अपने प्रकार की अनोखी व्यवस्था है जो दुनिया में एक प्रकार से अलग संघीय ढांचा स्थापित करती है. इतना लिख के आंसर कंप्लीट. इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे वो भी जान लें. Thus both types of elements are present in the Indian
union, full stop. The Indian Union is as much federal as it is unitary, full stop. The Indian federal system is a unique system of its kind which establishes a different kind of federal structure in the world. हो गया आपका ये आंसर अब कंप्लीट माना जाएगा।